बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। तो मंगलवार को जो वादा किया था उसको निभाने के लिए आज गुरुवार को फिर मैं आपके पास आ गया हूं। जानते ही आप देख रहे हैं सच के साथ। मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। डीडी किसान का बेहद खास शो जो बताता है आपको सच और झूठ के बीच की थिन लाइन, उसको कैसे समझना है, कैसे परखना है। और वैसे जब हम सच की बात करते हैं तो कई बार आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि भाई झूठ बोलने वाले कहां से कहां बढ़ गए और हम सच बोलते ही रह गए। लेकिन झूठ बोलने वालों की जो मियाद होती है ना, जो टाइम होता है, वो बहुत कम होता है। और उस झूठ के बदले कुछ क्षणिक फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन बात तो सच की है। और मैं तो कहता हूं अगर हार भी मिले तो सच के साथ मिले तो उसका मजा दुगुना होता है। लेकिन एक हार जो पिछले कई दिनों से कुछ छात्रों के जीवन का जंजाल बन गई है, हम उससे बहुत परेशान हैं। जी हां, नीट का एग्जाम हुआ और उसके बाद कई कथित घोटालों की बात सामने आई, कई आरोप लगे। हालांकि सब कुछ जांच के दायरे में है, लेकिन फिर भी शिक्षा प्रणाली पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज कर दिया इन तमाम आरोपों ने। अब इतने सारे बच्चों के फ्यूचर के लिए जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ी बात, वो संस्था जिसका मोटो ही है एक्सीलेंस इन असेसमेंट, उस पर एक बड़ा सवाल लग गया। अब इस सवाल का जवाब क्या है? इतने सारे बच्चों के भविष्य के बदले कौन बताएगा कि उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और गलत हुआ तो फिर अब वो सही कैसे होगा, ट्रैक पे कैसे आएगा? नीट एग्जाम की बात हुई, नेट की बात हुई, कुछ की डेट फिर से आ गई है, लेकिन कुछ की आनी बाकी है। लेकिन क्या फिर से परीक्षा करा देना एक बड़ा सॉल्यूशन है? यह भी एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन आज सच के साथ में हम उस सच को समझने की कोशिश करेंगे जो इन परीक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है। क्या तमाम प्रयासों के बाद जो सरकार कर रही है, और बेहद संजीदा है सरकार, हर लेवल पे मुतमईन कर रही है अभिभावकों को, बच्चों को, कि उनके साथ किसी भी तरह से कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जो क्रेडिबिलिटी है, जो साख है इस तरह के एग्जाम्स की, क्या वो लौट पाएगी? और इस तरह की घटनाओं की क्या पुनरावृत्ति नहीं होगी? कौन इंश्योर करेगा? जो जांच की जा रही है उस जांच में बैठे लोग क्या ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि आने वाले समय में इस तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी? जाहिर सी बात है हमारे मन की ही तरह आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों की शिक्षा सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं है, उनका करियर सिर्फ करियर नहीं है, ये इमोशन है। और एक अभिभावक अपने बच्चों के बचपन से ही उनके करियर के ख्वाब बुनने लगता है। तो ये जो भावनात्मक लेवल का जो उबाल है वो भी चरम पे है इस वक्त देश में। लेकिन सरकार बेहद संजीदा है। हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक नया लॉ भी आया, उसमें बड़े जुर्माने का प्रावधान है, कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। तो आज सारे पहलुओं पे विस्तार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप जानते ही हैं मेरे शो की रवायत है, पहले मैं एक आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाता हूं और उसके बाद मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ते हैं जो बताते हैं आपको, समझाते हैं आपको कि इस विषय की गंभीरता आपके लिए जानना कितना जरूरी है। तो फिर समय को जाया नहीं करते और आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि हम क्यों कहते हैं कि हम सच के साथ हैं। रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। किसी भी माता पिता के लिए उनके बच्चों का भविष्य बड़ा भावुक विषय होता है। अक्सर माता पिता अपने बच्चों के जरिए अपने अधूरे ख्वाबों को पूरा करने का सपना अपने बच्चों के बचपन से ही देखना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए अपनी हैसियत से आगे बढ़कर वो सब कुछ करते हैं जो वो कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा प्रणाली पर उठ रहे सवालों ने हर माता पिता के जहन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल साफ सुथरी और साख वाली परीक्षा प्रणाली का, सवाल उनके बच्चों के भविष्य का, सवाल उन सपनों के मुकम्मल होने का जो दिन रात उन्होंने संजोए थे। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों का मामला पूरे देश के अभिभावकों के लिए बड़ी चिंता का सबब बन गया है। कहीं से पर्चा लीक होने की खबर तो कहीं से
OMR शीट में गड़बड़ी की जानकारी ने अभिभावकों की नींद उड़ा दी है। अभिभावक अपने बच्चों से भी ज्यादा परेशान हैं। बुरा हाल है, भावनात्मक उबाल अपने चरम पर है। वहीं केंद्र सरकार बच्चों और अभिभावकों की इस चिंता को लेकर बेहद गंभीर है और परीक्षा प्रणाली की साख को कायम रखने की हर कोशिश कर रही है। परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष और IIT कानपुर से संबद्ध डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। आपको बता दें, समिति में एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और IIT प्रणाली से आदित्य मित्तल और प्रोफेसर राममूर्ति जैसे शिक्षाविद शामिल हैं, जिन्होंने IIT परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुधारों का नेतृत्व किया है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ये समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और NTA की संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करेगी। इतना ही नहीं, समिति को 2 महीने के समय में सिफारिशें करनी होंगी। UGC नेट 2024 परीक्षा में शिक्षा मंत्रालय ने विस्तृत जांच के लिए मामला CBI को सौंप दिया है। सरकार ने नीट UG 2024 परीक्षा में किसी भी अनियमितता में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सरकार ने अनुचित प्रथाओं और पेपर लीक को रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम को अधिसूचित किया है, जिसके तहत अपराधियों के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। तो आज सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने का प्रयास होगा कि किस तरह से सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोका जाए, जिससे पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बढ़ाया जा सके। तो आज सच के साथ में यह जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे की राह उन तमाम बच्चों के लिए, छात्रों के लिए क्या होगी जिसको इस परीक्षा में एक बड़ा डेंट लगा है। हालांकि जांच जारी है, सरकार अश्योर कर रही है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, लेकिन न्याय मिलने तक की जो रेस है, जो जंग है, इस बीच कैसे छात्र खुद को संभालेंगे, क्या कुछ उनके मन मस्तिष्क में चल रहा है, ये समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं एक एक करके कराता हूं। मेरे साथ अमित चारना साहब जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद हैं। अमित जी, स्वागत आपका। बताएंगे कि कैसे छात्रों के साथ ये हो रहा है, तो कैसे आगे की राह दिखाई देती है। शशांक बाजपेयी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो आज शशांक से समझेंगे कि कैसे अब नई कानून के तहत ये सारी चीजें आगे इंप्लीमेंट की जाएंगी। और मेरे साथ अमरेंद्र उपाध्याय जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। उपाध्याय जी, स्वागत आपका। और सर से समझेंगे कि अब जो कोशिशें की जा रही हैं वो कितने धरातल पे, साकार तौर पे हम देख पाएंगे। साथ ही साथ मेरे साथ अमित कुमार यादव जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट है और इन्होंने हालिया नेट का एग्जाम दिया था। हालांकि इनके लिए अच्छी खबर यह कि दोबारा से रिशेड्यूल हो गए, लेकिन छात्र का दर्द इनसे बेहतर आज कोई नहीं बता पाएगा। शुरुआत सबसे पहले अमित आप ही से करते हैं। तो अमित, भरोसा टूटता है क्या जब शिक्षा प्रणाली पर इस तरह के सवाल उठते हैं? सही है, गलत है, वो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन ये आरोप एक छात्र को कितना बड़ा आघात पहुंचाते हैं? जैसा कि ये जानने से पहले हम थोड़ा इसके इतिहास में जा करके बताएं कि कैसे NTA पहली बार इस देश में आता है, जो देश के 3-4 बड़े महत्वपूर्ण एग्जाम करवाता है, उसके साथ और भी एग्जाम कराता है। तो 2017 में सरकार ने अमेरिका की एक एजेंसी है जो एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज, वो एग्ज़ाम वहाँ करवाती है। उसी के तर्ज पे यहाँ भारत सरकार ने NTA की स्थापना करी, जो मुख्यतः JEE, नीट और CVT, UG और PG और पिछले साल तो PhD की भी परीक्षा कराने की जिसकी महती जिम्मेदारी थी। वैसे ही कमोबेश 2017 से NTA लगातार परीक्षा आयोजित कर रही है। थोड़े बहुत क्वेश्चन के साथ NTA इस कार्य में सफल भी रही,
लेकिन अच्छा, 4 मैं जून रोक रहा हूं, एनटीए को मैं आपसे नहीं समझना चाहता, मेरे पास और पैनलिस्ट भी हैं। अमित, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे एक स्टूडेंट का पेन आपसे समझना है जब इस तरह की परीक्षाओं में इस तरह के आरोप लगते हैं। पहले उस पर बात करते हैं, एनटीए मुझे और लोग भी समझा देंगे। मुझे आप ये समझाइए, एक स्टूडेंट क्या सोचता है जब इस तरह के आरोप लगते हैं? जब आपने एग्जाम दिया उसके बाद ही सब कुछ हुआ, फर्स्ट रिएक्शन क्या था अमित? हाँ, मैंने 18 तारीख को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद एनटीए के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक बुलेटिन निकाल करके ये बताया कि बहुत सफलतापूर्वक ये एग्ज़ाम लिया गया है। उसके ठीक दूसरे दिन शिक्षा मंत्रालय का नोटिस आता है और इस एग्ज़ाम को परीक्षा की पवित्रता के साथ खिलवाड़ होने का कुछ हवाला देते हुए कैंसिल किया जाता है, जिसके बाद देश के छात्रों में इस तरह का सही बात है कि हम लोगों के साथ भी वो भावनात्मक रूप से दुखी होने का पल था कि चूंकि हम लोग सुदूर गांव से आए हुए हैं, हम बलरामपुर क्षेत्र से हैं यूपी के, तो ये हो जाता है कि हमारा मास्टर अभी भी कंप्लीट हुआ है, इसके बाद फिर हमको यहाँ से हॉस्टल से निकाल दिया जा रहा है, उसके बाद फिर दोबारा से आना पड़ेगा। तो ये सब चिंताएं इससे जुड़ी हुई हैं कि हमें दोबारा से जब 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम होगा उसके बाद आना पड़ेगा। और अभी यूजीसी नेट ने में अभी तक का नेट की डिग्री मिलती थी, जेआरएफ मिलता था, और अभी तो इसमें पीएचडी एडमिशन का भी प्रोसेस जोड़ दिया है, जिससे एकेडमिक सेशन भी लेट होगा, हमारा पीएचडी भी लेट होगा। जिसका जेआरएफ पहले से हो गया होगा उसका, चूंकि इसी से एडमिशन जुड़ा था आपका नेट का, या इससे पहले भी आपने दिया था? मैंने इससे पहले नेट दिया था, लेकिन मेरा जो है जेआरएफ होना था, और इस बार चूंकि इसने पीएचडी एडमिशन का भी इसमें तीसरा वो जोड़ दिया है। अच्छा। तो इसलिए सभी को एग्जाम देना पड़ रहा था। तो ये एक प्रकार से जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको एग्जाम देना ही देना था। ऐसे में 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 9 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। तो मुझे लगता है कि ये कैंसिल करना या कैंसिल होना जो भी जिस भी कारणों से हुआ, दुखद है, निंदनीय है। और सरकार को अब तो आपको लगता है रीशेड्यूल होके वो जो जख्म मिला था उसकी हीलिंग हो गई क्या? सही बात है कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है उसके बाद डेट आ जाता है तो एक प्रकार से कुछ राहत तो मिलती है। अच्छा। लेकिन जो दिक्कतें हमें झेलनी है, जैसे अब घर जाना है फिर वापस आना है, ऐसे लाखों लोग होंगे, बड़ी संख्या है, तो वो तो सभी को झेलना है। तो ठीक है, अमित चांदना जी हमारे साथ हैं। अमित चांदना सर, असल में एजुकेशन सिस्टम को आप अच्छे से समझते हैं, बच्चों को, एजुकेशन को, छात्रों को, कोचिंग सेंटर चलाने वालों को, और अब इस तरह की एग्जाम्स पे इस तरह का बड़ा आरोप, एजुकेशन का कैंसर हो गया है क्या ये? जो भी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं और इस तरह के हमारे पास सूचनाएं आती हैं या हम देखते हैं कि वो कैंसिल हो रहे हैं किसी वजह से या रीशेड्यूल हो रहे हैं, वो एक तरह से ये माना जाए कि जैसा आपने कहा कि गंभीर रोग में परिवर्तित हो चुका है। अब ये हम इसको देखेंगे कई लेवल्स पे है। जैसे कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया, पूरे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक वो लगे रहे, और फिर उनको ये खबर मिलती है कि जिस एग्ज़ाम में वो बैठे थे उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है, और अब वो दोबारा जब री एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, क्या होगा उसके साथ, उसकी उनके पास कोई जानकारी नहीं है। उनके ऊपर एक तरह से डिमोरलाइजेशन उनका होना शुरू होता है, डिमोटिवेशन होना शुरू होता है, और मेंटल हेल्थ पे भी उन पे असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम इस समय बना हुआ है, जिस पे थोड़ी सी शंकाएं हैं, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा शंकाएं हो गई हैं, 50 लाख से ज़्यादा छात्र बैठते हैं विभिन्न एग्जामिनेशंस में जो एनटीए करवाता है, इसमें से जो मेन 2 हैं, जिसमें से आप नेट बोल सकते हैं और एनटीए का आपका जो ये मेडिकल एग्जामिनेशंस है, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। सो छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावक और एक पीयर ग्रुप भी होता है किसी छात्र का, जो उनके समर्थक होते हैं, उनके भाई बंधु होते हैं, उन पे भी ये मेंटली असर करता है। तो रोग तो है ही है, अब इस रोग का निवारण कैसे करना है, असली प्रश्न वो है। क्योंकि अगर ये रोग का निवारण जल्दी नहीं किया गया तो आप ये मानेंगे कि धीरे धीरे हमारी जो डिग्रीज हैं, जो हमारे भारतीय यूनिवर्सिटीज़ और इस तरह की डिग्रीज मिलती है, उनकी ग्लोबल सेक्टर में भी डिवैल्यूएशन होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सर, एग्जाम्स का रीशेड्यूल होना, फिर से दोबारा एग्जाम होना, डेट घोषित कर देना, क्या ये वो निवारण है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? क्योंकि सर अगर ये भी होता है तो क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है? क्या अच्छी रवायत हम सेट कर रहे हैं, पहले लीक, फिर कैंसिल, फिर दोबारा एग्जाम?
देखिए, लीक तो होना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये है। और री एग्जामिनेशन जब होता है, जब भी आप कभी इसको रीशेड्यूल करेंगे, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि 2 तरह के पिटीशंस पहुंची हुई हैं। कुल मिला के बैच ऑफ 26 के करीब माना जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होगी आपकी सोमवार को। तो वो जो हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जो इसको रीशेड्यूल करवाना चाहते हैं, री एग्जामिनेशन, और कुछ छात्र ऐसे हैं जो नो री नीट कह रहे हैं। सो आपको दोनों ही तरह के पक्ष मिलेंगे। तो ये तो कोई हल नहीं है कि आप इसको दोबारा से करवाइए, लेकिन इसके अलावा चारा क्या है? अगर आप लीक कंट्रोल नहीं कर पाए। सर, वो बच्चे जिनका बहुत अच्छा एग्जाम गया था, जिन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ किया, और आप तो सर शिक्षाविद जानते हैं ना कि सारे दिन एक से नहीं होते। एक दिन मैंने अच्छा टाइम किया होगा, एक दिन मैं नहीं अच्छा टाइम कर पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं। होता क्या है कि जब आप 1 साल 1.5 साल की मेहनत कर रहे हैं, किसी कोचिंग सेंटर से कोचिंग ले रहे हैं, फिर एक डेट आती है कि ये एग्जामिनेशन डेट है, तो आप फिक्स कर लेते हैं मेंटली कि इस तारीख तक जाके ये काम हो जाएगा, उसके बाद नाउ आई एम फ्री, अब मैं आगे सोचूंगा कि रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है। तो फिर उसके बाद अगली चीजें शुरू हो जाती हैं कि कौन सा कॉलेज हम ले सकते हैं, मेरा एग्जामिनेशन कैसा हुआ, क्या रैंक आने की संभावना है, तो उस पर मंथन शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये दिक्कतें जो हैं कि आप अगर उसको कहें कि री एग्जामिनेशन हो, तो उन छात्रों के लिए तो बहुत ही दिक्कत है जिनका ये मानना है कि उनके पेपर बहुत अच्छे गए हैं। इसीलिए अभी तक आप मानेंगे कि ये एनटीए ने जो इसका काउंसलिंग है वो अभी निरस्त नहीं हुई है। ठीक है। हमारे साथ उपाध्याय जी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उपाध्याय सर, असल में ये हम जो सारी बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ बात इमोशनली सेटबैक का नहीं है ना सर, क्योंकि ये तो हमारे बच्चों के भविष्य का इमोशन है, और इस इमोशन पे अगर कोई आघात कर रहा है तो फिर उसका परिणाम भी हम वृहद स्तर पे देखेंगे। सर, एनटीए की क्रेडिबिलिटी पे कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है? देखिए, एनटीए की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है, और लगभग कहा जाए कि क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है। और इसमें मुझे लगता है कि गलतियां काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, थोड़ी बहुत गलतियां ही नहीं हुई हैं। और जब ये मामला उठा, उसी समय अगर इस बात को स्वीकार कर लिया गया होता कि इसमें गड़बड़ियां हुई हैं, उसका इलाज किया जाएगा, तो शायद इस पर कुछ क्रेडिबिलिटी बची रहती। पहले लगातार ये कहा गया कि कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है, कि इसमें कोई घपला नहीं है, कोई घोटाला नहीं है। और उसके बाद फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जब राजनीतिक तौर पे ये मामला उठा, तब फिर ये इसको जो है फिर इसकी जांच का मामला उठा और सीबीआई वगैरह को जांच दी गई। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये कदम पहले उठा लिए गए होते तो शायद क्रेडिबिलिटी थोड़ी बची रहती। अब तो ज़बरदस्त तरीके से क्रेडिबिलिटी जो उसका नुकसान हुआ है, और लोगों को ये संदेह बरकरार है कि कुछ ना कुछ बड़ा घपला घोटाला हुआ। अब जब इस मामले में सीबीआई के छापे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये भी बातें आ रही हैं कि शायद पेपर लीक हुए हैं, तो अब जब ये पेपर लीक भी हुए तो ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि अगर पेपर लीक हुए हैं तो हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे भी चुन करके आ जाए जो पेपर लीक के सहारे ही चुन करके आए हों। तो बहुत सारी शंकाएं जो हैं वो उत्पन्न हो गई हैं। तो इसलिए इसको लेकर के मुझे लगता है कि एनटीए की क्रेडिबिलिटी पे ज़बरदस्त तरीके से उसका नुकसान हुआ है, और सरकार को कोई ना कोई एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। और देखिए, सिर्फ एक ही परीक्षा के साथ नहीं हुआ, लगातार 4-5 परीक्षाओं के साथ किया हुआ। अब यूजीसी नेट का हुआ, सीएसआईआर की नेट का हुआ, उसका हुआ, 3 परीक्षाएं तो ये लगातार यही होगी। पिछले 5 साल में 41 बार पर्चे लीक हुए, जिसमें 2 करोड़ परीक्षार्थी बैठे थे। हम फिर भी एनटीए को लेके, उसके प्रोसेस को लेके क्यों नहीं जागे? और सर, हम तो ये जानते हैं कि एनटीए परीक्षा कराती है, लेकिन अब तो ये भी पता चल रहा है कि एनटीए प्राइवेट कंपनी को ठेका देती है या आउटसोर्स करती है, ये खुद सारी व्यवस्था ही नहीं करती, और उन कंपनीज को देती है जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई उत्तरदायी नहीं है। तो सर, ऐसे जो ठेके बांट रही है एनटीए, उस पे क्या हमें बहुत जल्दी नहीं जागना चाहिए था? निश्चित तौर पे जागना चाहिए था। और मैं यही कह रहा हूँ कि पूरी प्रक्रिया जो है वो सरकार के अधीन होनी चाहिए थी। अगर एनटीए सरकारी संस्था है तो सरकारी संस्था की तरीके से उसको काम करना चाहिए था। अब जो प्राइवेट कंपनी को ठेके दिए गए और प्राइवेट कंपनियों की उसमें क्या संलिप्तता है, किस तरीके से हुआ, तो इस पर संदेह है, उसकी जांच हो रही है। वो जांच में जब चीज़ें आएंगी तब चीज़ें आएंगी। लेकिन सवाल तो उठ गए ना, जैसे आपने कहा कि भाई 5 साल में 41 पेपर्स लीक हुए, और अब राज्यों में भी हो रहे हैं। कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था ना सर, उसका ठेका भी प्राइवेट कंपनी को दिया था। उसका नाम है एजू टेस्ट। वो ब्लैकलिस्ट हुई, उसका मालिक भाग गया, वो अमेरिका में सर जी। नो आंसरेबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, ये किस तरह की एनटीए थी सर? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और एनटीए अगर इस तरह के आरोपों से घिरी हुई थी तो हम ब्लैक फोल्ड क्यों थे सर? आंखों में पट्टी बांधने की बड़ी वजह क्या है? एनटीए इतनी बड़ी मजबूरी क्यों हो गई हमारी?
देखिए, अब ये तो सरकार बता पाएगी कि जिसने उसको मतलब काम सौंपा है कि उसने वहाँ कहाँ मैकेनिज्म में गड़बड़ी हुई, ये सरकार की जिम्मेदारी है, उसको बताना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ी हुई। लेकिन एनटीए की जो चेयरमैन सुबोध कुमार सिंह, उनको हटाया गया, दूसरे लाए गए, तो वो भी उसमें काफ़ी देर हुई। मतलब ये निर्णय भी अगर पहले ले लिया जाता, पहले तो माना ही नहीं गया ना। हाँ, पहले माना ही नहीं गया। हुई है, कहीं कहीं हुई है, ये तो धीरे धीरे चीजें सामने आई हैं, तो पता चला कि मामला कितना गंभीर है। नहीं, और वो धीरे धीरे चीजें क्या, जब वो पॉलिटिकल रूप से मामला उठा जाता है और उस पर जब राजनीतिक दलों की उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और उस पर प्रदर्शन होने लगे और लाठियां चलने लगी छात्रों के ऊपर, तब जाकर के उसको स्वीकार किया गया। मतलब पहले हमारे शिक्षा मंत्री ने ही कह दिया कि कोई घपला घोटाला नहीं हुआ है, और उसके बाद फिर हालांकि उन्होंने एक चैनल पे स्वीकार किया कि भाई मेरी गलती थी, मैंने शुरू में कह दिया। तो मुझे लगता है कि मंत्री जी अगर उसी समय ही थोड़ा सा कहते कि हम इसकी जांच करवाएंगे और अगर इस तरह के संदेह उठ रहे हैं तो भी शायद थोड़ा सा बचाव हो सकता है। सरकार ने उसके बाद बहुत अफर्मेटिव मोड में आगे की चीजें तय की हैं, उस पर भी चर्चा होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ वाजपेयी जी भी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। शशांक भाई, असल में अब सरकार ने जितना कड़ा कदम उठाने की बात कही है और जो कुछ कहा है, उसके हिसाब से माना जाए कि सरकार बहुत सेंसिटिव है। शुरुआत में हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हुई हो जिसके बाद विपक्ष ने सवाल उठाए हों, लेकिन अब जो सरकार उठा रही है कदम, ये लॉ की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, वाजपेयी जी कितने बड़े कदम है, कितने सार्थक कदम है? घनश्याम जी, मैं इस पूरी चर्चा को बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ और इस पूरे मामले को बड़े ध्यान से पेपरों में रोज पढ़ रहा हूँ, टीवी में देख रहा हूँ, लोगों की भावनाओं को देख रहा हूँ। इसके बाद एक बात मेरे मन में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आई है, भारत में जो एनटीए का निर्माण हुआ, एनटीए की संरचना हुई, 2017 में एस्टेब्लिश हुआ, 2019 से उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली शुरू की, तो सरकार की जो सोच है वो निश्चित रूप से बहुत प्रगतिवादी, साफ, और वो चाहती थी देश में निष्पक्ष और सारे एग्जाम्स, पीजी, यूजी, नीट एग्जाम्स, जितने चाहे मेडिकल के एग्जाम्स हों, मेडिकल के एग्जाम हो, मैनेजमेंट के एग्जाम्स हों, यूजी के एग्जाम्स हों, पीएचडी के एग्जाम्स हों, उसमें निष्पक्षता हो, तारतम्यता हो और लोगों के प्रति, उसके प्रति, परीक्षाओं के प्रति विश्वास बढ़े। इन विश्वासों के बीच में निश्चित रूप से कुछ असंगतियां, कुछ विसंगतियां हुई हैं। उस असंगतियों, विसंगतियों को सरकार ने दूर करने के लिए, क्योंकि दो चीजें आपको समझना बड़ा जरूरी है घनश्याम जी, इस देश को भी समझना बहुत जरूरी है। आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है और उस देश के अंदर सबसे बड़े एग्जाम्स, जिसमें 24 लाख छात्र, जिसमें 20 लाख छात्र, जिसमें 8 लाख छात्र एक बार में बैठते हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज सरकार के पास नहीं, कभी कभी नहीं होता है या नहीं है, तो निश्चित रूप से वो एक क्रेडिबल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का सहयोग लेते हैं। इस पूरे एग्जाम्स में आप देखते हैं शायद 15, 20, 30, क्योंकि जो सुबोध जी को हटाने का निर्णय लिया गया, 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, उसके बाद सीबीआई को इंक्वायरी दी गई, उसके बाद पूरी प्रक्रिया को इन्होंने बड़े गंभीरता से देखा, क्योंकि आज जो काबिल पेशेवर को बनाने की जिम्मेदारी है वो पूरे राष्ट्र के ऊपर, एनटीए के ऊपर थी। उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जितनी क्रेडिबिलिटी के साथ, जितनी मजबूती के साथ हैंडल किया है, क्योंकि इमीडिएटली इतने बड़े स्कैम को, इतने बड़े चीज को इन्वेस्टिगेट करना, पूरे देश में चीजों को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें दूसरी बात, जहां आप बार बार कह रहे हैं युवाओं की, छात्रों की, परिवार की, पेरेंट्स की, उनकी पीड़ा का सवाल आता है घनश्याम जी, सरकार हर वो निर्णय लेने का प्रयास करती है कि किसी के एक अंतिम व्यक्ति के मन में भी बिल्कुल भी पीड़ा किसी भी रूप में ना पहुंचे। दूसरा, आज इस जो नया ऑर्डिनेंस आया है जिसमें 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने की बात, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम जो आया है, उसमें जो जुर्माना, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा की बात की गई, ये भी भारत में पहली बार आया है। और जो कड़ाई जिस हिसाब से की जा रही है, उसमें मेरे हिसाब से 0 टॉलरेंस की नीति है। 8 तारीख को मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है, उसकी सुनवाई के बाद। मुझे ब्रेक पे जाना, लेकिन उससे पहले मुझे जरूर बताइए शशांक जी कि असल में इसको कैसे एप्लीकेबल किया जाएगा, किन किन कंडीशंस में एप्लीकेबल होगा सर? देखिए, एप्लीकेबिलिटी ये है, पहले तो 7 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है उसका 2 महीने का टाइम मांगा गया है। 2 महीने के टाइम में सब लोगों की रिपोर्ट्स उसमें आनी है, रिपोर्ट्स उसमें आ जाएं, उसमें क्या क्या डिसीजंस होंगे, उनके क्या क्या इंप्लीमेंटेशंस होंगे, और निश्चित रूप से ये आने वाले बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे। एनटीए एक देश की सबसे इफेक्टिव एजेंसी होगी। दूसरा, हम ये देखेंगे कि जो भी इसमें कमियां रह गई थी, उन कमियों को निष्पक्ष दूर किया जाएगा। तीसरी बात, नीट के अंदर जो आज बार बार बात हो रही है, री एग्जाम, सरकार इस बात के लिए बहुत कटिबद्ध और प्रतिबद्ध रही है और हमेशा रहती है कि इसको मिनिमम डैमेज पे हम खत्म करें और अधिक से अधिक लोगों का भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करें। और यही हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है और समुचित कदम उठाए जा रहे हैं, और जो खोई हुई साख है तथाकथित, उसको वापस लौटाने का हर वो प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद जख्म दूर ना भी हो लेकिन भर जरूर जाएंगे, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहिएगा हमारे साथ। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार
शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। तो आज सच के साथ में उस सच को समझने और जानने की कोशिश कर रहे हैं जो हमसे जुड़ा है, हमारे बच्चों से जुड़ा है, छात्रों से जुड़ा है, उनके भविष्य से जुड़ा है और सबसे बड़ी बात उस शिक्षा प्रणाली से जुड़ा है जिसको लेके कई तरह की बातें कही जाती हैं। तो इन सारी बातों को आज समझने का प्रयास करेंगे। अमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अमित ने भी नेट का एग्जाम दिया था और दोबारा से एग्जाम की डेट आ गई है। लेकिन अमित, इस पूरे प्रोसेस में घर वाले क्या कहते हैं, आसपास के लोग क्या कहते हैं, कितनी परेशानी होती है और जिस तरह अमित सर भी कह रहे थे कि ये मानसिक तौर पे भी एक बड़ा दबाव है, तो क्या साइकिल लेवल पे वो प्रेशर आप भी महसूस कर पा रहे? निश्चित तौर पर वो प्रेशर मैं महसूस कर रहा हूँ और इस देश के लाखों छात्र महसूस कर रहे हैं कि एक बार जब एग्ज़ाम कैंसिल होता है, दोबारा रीशेड्यूल होता है, और चूंकि अपने देश में कोई अमेरिका की तरह स्पॉइल सिस्टम नहीं है, अपने यहाँ लीगल रेशनल मेथड अपना करके सेवाएं और तमाम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन सुनिश्चित किए जाते हैं। ऐसे हालत में तमाम एजेंसियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एनटीए जैसे जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले संस्थान हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और जब वो संस्थाएं ही इस तरह की रवैये में पाई जाती हैं तो निश्चित तौर पर न सिर्फ हमारी बल्कि परिवार के लोगों की भी चिंताएं बढ़ती हैं, और हमारी ही नहीं बल्कि लाखों लोग इससे प्रभावित हैं और ये दुखद है। 2-3 चीज़ें मैं एनटीए को लेकर के मेरा सवाल है कि जब 4 तारीख को नीट का रिजल्ट आता है और ग्रेस मार्क को जोड़ने के बाद 67 स्टूडेंट का जो 720 नंबर है उतना पूर्णांक का नंबर बराबर हो जाता है। ऐसे हालत में जब ये चल ही रहा था, उसके बीच में नेट का परीक्षा क्यों करवाया गया? शायद थोड़ा वेट कर लिया जाता तो ठीक था। दूसरा ये कि जब एक तरफ हम ये बोल रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे हालत में टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस की तरफ क्यों जा करके पहले जो सीबीटी मोड पे होता था वो नेट का एग्ज़ाम दोबारा से ओएमआर पे करवाया गया। तीसरा सवाल ये है कि जो एग्ज़ाम पहले 2-3-4 दिन या 1 हफ्ते पूरा 15 दिन तक लगभग होता रहता था अलग अलग विषय वाइज, वो 1 दिन में क्यों करवाया गया? इतनी जल्दबाजी क्यों थी? और जब ये बात पता था कि एनटीए ठीक से इसको नहीं करवा सकता इस बीच तमाम तरह के कोर्ट में और ये नीट का मामला चल ही रहा था, ऐसे में क्या ज़रूरत थी नेट का एग्ज़ाम करवाने का इतना जल्दबाजी में? और अगर ये करवाया गया तो उसके बाद सारे एग्ज़ाम क्यों पोस्टपोन किए गए? अगर ये एग्ज़ाम भी पोस्टपोन किया जाता और फिर से डेट दे करके एग्ज़ाम लिया जाता तो ये ठीक था। और एक सवाल इसी से और जुड़ा हुआ है कि अभी जब एक समिति हायर लेवल पे एक समिति बनाई गई है जो डॉक्टर के राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में, इसने 2 महीने के अंदर अपना रिकमेंडेशन और सुझाव देने की जो बात कही गई है, इसमें इस सुझाव से पहले एग्ज़ाम का डेट घोषित कर देना, ये कैसे इंश्योर करेगा कि जो एग्ज़ाम उससे पहले ही हो जाएगा, जो रिकमेंडेशन से पहले, वो निष्पक्ष होगा, पूरी तरह से त्रुटि विहीन होगा, नकल विहीन होगा और एनटीए पे दोबारा से इस तरह का सवाल नहीं होगा? ये मुझे लगता है ये जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। एग्जाम के बाद, किसी भी एग्जाम के बाद ऐसी तो जवाबदेही बननी चाहिए किसी ना किसी उसकी। सुबोध कुमार जी को हटाया जाता है, मुझे लगता है कि सुबोध जी को पहले ही इस्तीफा दे देनी चाहिए ऐसे एग्जाम के बाद, उनको जिम्मेदारी लेते हुए, तो शायद छात्रों का विश्वास इस इंस्टीट्यूशन में बनता। और चूंकि एजुकेशन का मामला कोई एडमिशन पाने तक का नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ एक। अमित, कई छात्र संगठन है, चाहे आइसा है, केओआईस है, ये सब कह रहे हैं कि एनटीए को भंग कर दे, तो क्या ये एक सोल्यूशन हो सकता है? मुझे लगता है कि क्या सोच रहे हैं इसको लेकर, मैं ये जाना, क्योंकि संगठन इस तरह की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो छात्रों के बीच, छात्रों के मन में इस तरह की शंका उत्पन्न होती है कि शायद ये इंस्टीट्यूशन दोबारा अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं इंश्योर कर पाएगा। लेकिन मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है कि इंस्टीट्यूशन को भंग कर देना कोई बड़ा सोल्यूशन है, बल्कि इंस्टीट्यूशन को कैसे दोबारा से इसकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन की जाए, कैसे इसका जो वर्क फोर्स है, स्किल्ड वर्क फोर्स इसमें लगाए जाए,
इसको जो ब्लैक लिस्टेड इंस्टीट्यूशन है उनको जिम्मेदारी दे दी जाती है, उसको रोका जाए, कम से कम ज़्यादा अधिक से अधिक सेंटर बनाने के नाम पर ऐसे ऐसे जो कम सुविधा संपन्न इंस्टीट्यूशन है उसको दे दी जाती है। ऐसा सब मुझे लगता है रोक करके, और बाकी जो कमेटी गठित की गई है सरकार द्वारा उसकी अनुशंसा पे जो भी रिपोर्ट आ रहा है उसके बाद अगर किया जाएगा तो शायद हम इसकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन कर पाएंगे। पत्रकार उपाध्याय जी मेरे साथ है। तो उपाध्याय सर, असल में एनटीए की क्रेडिबिलिटी, उसकी जो कार्य करने की क्षमता है उस पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन एनटीए कह रहे हैं भाई हमारा तो 25 करोड़ का तो मात्र बजट है। क्या कम बजट होने की बात कह के इतने बड़े जो आरोप लग रहे हैं, इनकी जांच हो रही है हालांकि, वो जस्टिफाइड किए जा सकते हैं सर? क्या नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं किया सकते, और ये बहाना चल भी नहीं सकता कि आपके पास बजट कम था इसलिए पेपर लीक हो गया। नहीं, आउटसोर्स किया इसलिए। हाँ, आउटसोर्स किया, तो आउटसोर्स भी आपने किया, तो आउटसोर्स अगर आपने किया तो आपको फिर जिम्मेदारी बनती थी कि वो पेपर लीक नहीं हो, उसमें कोई गड़बड़ियाँ ना हो। तो ये बजट कम का बहाना किसी हाल में नहीं चल सकता। और बजट कम था तो क्या आपने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा कि बजट कम, इतनी बड़ी परीक्षा कराने के लिए हमको, और सरकार ने अगर उस पर कोई काम नहीं किया तब आप जो है सवाल उठा सकते हैं। इसका मतलब कि एजेंसी जो है वो कुल मिलाकर के बहाने बना रही है ये, और ये शुरुआती समय से ही इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ थी, अब ये चीज़ें सब सामने आ रही हैं। क्योंकि अगर बजट कम था और आप ये कहें कि साहब बजट कम की वजह से हमने आउटसोर्स किया, आउटसोर्स होने की वजह से पेपर लीक हो गया, तो इससे उन छात्रों का दर्द तो नहीं कम किया सकता जिनका नुकसान हुआ है, या जो अभी संशय में जी रहे हैं कि परीक्षा कहीं निरस्त तो नहीं हो जाएगी, दोबारा होगी कि नहीं होगी, या बहुत से लोगों को अभी भी संशय होगा कि भाई ठीक है आपने री एग्ज़ाम करा लिया 1500 कुछ छात्रों का। अब देखिए 1500 छात्रों में से आधे तो जो पहुंचे ही नहीं, मतलब 52% जो है वो केवल री एग्ज़ाम के लिए पहुंचे, 48% जो वो पहुंचे ही नहीं। तो कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है कि जो 48% छात्र जो थे उनमें से वो पहुंचे ही नहीं जिनको री एग्ज़ाम देना था। आपने जिनको ग्रेस मार्क्स की बात की थी, तो ये बहुत सारे संशय हैं, और ये केवल कम बजट का मसला नहीं है, ये पूरी की पूरी कार्यप्रणाली का मसला है। और ये कार्यप्रणाली मुझे लगता है कि सरकार को इस पर थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, और अगर कोई संस्था सरकार ने बनाई है तो उसकी कार्यप्रणाली ठीक ठाक हो, ये भी सरकार को फिर तय करना पड़ेगा। तो इस मतलब जो आपने पेपर लीक के लिए कानून बना दिया वो ठीक है, पेपर लीक के लिए कानून होगा, लेकिन जो संस्था इसकी कर रही है जिम्मेदारी, उस संस्था में अगर कोई कमी पाई जाती है उसकी जो फंक्शनिंग है उसको लेकर के भी होना चाहिए। अब जैसे बजट का मसला आया है तो सरकार को इस पर बजट पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर वास्तव में बजट की बात है तो देखिए वैसे ही कुल मिला के शिक्षा पे ही हमारा बजट लगातार कम होता चला जा रहा है, और अगर शिक्षा पे बजट कम होता चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रतिछाया जो और चीज़ों पे भी पड़ेगी। तो बजट का मसला एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन बजट के साथ आप जो है उसकी शुचिता के साथ, परीक्षा की शुचिता के साथ अगर समझौता होगा तो ये तो ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है ये बजट का मसला नहीं है। एनटीए को भंग किया जाना एक सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि आईसा जैसी कई संस्थान है, जो संगठन है माफ कीजिएगा, वो कह रहे हैं कि भाई इसको भंग कर देना चाहिए। नहीं देखिए भंग कर, सर रेपिटेटिव हम देख रहे हैं ना एनटीए को लेके, जो उसकी कार्यप्रणाली है उस पर रेपिटेटिव है। आपको भी याद होगा सर 2021 में एक बच्ची ने एग्जाम दिया, उसकी ओएमआर शीट में 6 नंबर आए, उसने सुसाइड कमिट कर लिया, फिर उसके पेरेंट्स ने दोबारा री एग्जामिन कराया, देखा तो सर 590 नंबर आ गए। सर सुसाइड कमिट कर लिया, इतनी बड़ी बात। ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, एक वाक्य हो सकता है, लेकिन किसी के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद क्या एनटीए को उस जांच के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए था समय रहते? नहीं, बिल्कुल लाना जाना चाहिए था। जैसे मैंने अपने पहले बार में वक्तव्य में कहा कि अगर शिक्षा मंत्री ने उसी समय उसकी जांच के आदेश दे दिए होते तो बातें कुछ संभल सकती थी। अब देखिए ये सिर्फ भंग करने से मामला ऐसे नहीं चलेगा कि ये मामला केवल एनटीए का नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो पीसीएस-जे की परीक्षा होती है जुडिशियल की, मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और वहां जाकर के जो है आयोग ने स्वीकार किया कि 50 छात्रों की कॉपियां बदली गई। तो वो पीसीएस-जे का मामला है। महाराष्ट्र की जो सीट है उसको लेकर के है, बिहार की शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसको लेकर के सवाल है, उत्तर प्रदेश में कितने पेपर्स लीक हो चुके, वो सब तो एनटीए नहीं कर रहा था, राज्य की एजेंसी कर रही थी। तो कुल मिलाकर के जितनी भी एजेंसियां, उनकी कार्यप्रणाली ठीक ठाक हो और उन पे चेक बैलेंस की स्थिति हो, काम इस पे किया जाना है। किसी संस्था को भंग करके काम नहीं चलेगा। हालांकि नीट को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, मतलब एनटीए को लेकर के, खासतौर से नीट की परीक्षा को लेकर के, कि उसमें मान लीजिए कोई तमिलनाडु का बच्चा है और कोई नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है, तो किस तरीके से उसके मानसिक स्तर में जो है वो अंतर होगा, तो उसको किस तरीके से कंपटीशन आएगा। वो बहुत सारे पहलू उसके हैं, उसको लेकर के हो सकता है। लेकिन जहां तक ये है कि भंग करने, मुझे लगता है भंग करना उसका कोई हल नहीं है, बल्कि उसकी कार्यप्रणाली में सुधार हो, वहां चेक बैलेंस की स्थिति हो। सुधारों के मद्देनजर सरकार बहुत सख्त कदम उठा रही है। हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया, कई नामचीन लोग उसमें शामिल हैं जो एनटीए के सुधारात्मक रवैये का नेतृत्व पहले भी कर चुके हैं। तो ये उम्मीद अब बड़े लेवल पे की जा रही है। सर आप मेरे साथ रहिएगा, वाजपेयी साहब भी मेरे साथ हैं। तो वाजपेयी साहब, असल में इस तरह की घटनाएं हमारे लिए कोई नई नहीं है सर, ये तो हम सब जानते हैं। पर्चा लीक होना, सॉल्वर गैंग का सामने आना, ये सारी चीजें हम देखते आए हैं। फिर ये सारी चीजें इतने बड़े लेवल पे कैसे हो जा रही हैं? क्या कानून के लिहाज से, लॉ के लिहाज से वो दंडात्मक कार्रवाई हम नहीं कर पा रहे हैं, वो एग्जाम्पल हम सेट नहीं कर पा रहे हैं, वो नजीर हम पेश नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बाद
किसी की इतनी हिम्मत ना हो, कोई हिमाकत ना कर पाए कि पेपर लीक करके बच्चों के साथ, उनके फ्यूचर के साथ इतना बड़ा गेम वो प्ले कर लें? क्या वहां पे चूक हो रही है हमसे लॉ के लिहाज से? घनश्याम जी, आज फिर हम जो देश के अंदर जो कानून की बदलती हुई स्थिति है, अपग्रेडेशन की स्थिति है, 2024 में इसके संबंधित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 लाया गया, इमीडिएट लाया गया, उसको कंसेंट दी, कंसेंट के बाद पहली बार इसमें प्रावधान किए गए। उन प्रावधानों में ये बार बार कहा गया कि भाई इसमें हम 3 से 10 साल का कारावास करेंगे, संगठित अपराधों के लिए 1 करोड़ का जुर्माना कराएंगे, कदाचार में संलिप्तता पर 1 करोड़ का जुर्माना करेंगे, 4 वर्षों तक सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने पर रोक लगाएंगे। इस तरह के कई सारे दंडात्मक कार्य की दंडात्मक पनिशमेंट्स उनको मिले। दूसरी बात, एक नया एक्ट बना। तीसरी बात, एनटीए के ऊपर आप लगातार जो हमले हो रहे हैं, जो परेशानियों का लोग सामना कर रहे हैं, जितना ये मामला आया है, हम लोगों को बार बार इस बात के लिए बहुत गंभीरता से प्रयास करना चाहिए, गंभीरता से समझना चाहिए, गंभीरता से समझाना चाहिए, और जनता के बीच में, छात्रों के बीच में पेशेंस की जो सीमा है निश्चित रूप से वो बहुत आदरणीय है और बहुत सम्माननीय है। परंतु इस बात को देखना होगा क्या सरकार के कदम अपर्याप्त हैं? बिल्कुल नहीं अपर्याप्त हैं। उसने सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ और मिनिमम समय में जो कदम उठाए हैं, एक्ट लाए हैं, एनटीए की परीक्षा करवाने के लिए एनटीए एजेंसी बनाई गई, एजेंसी की खामियां थी, एक खामी को दूर करने के लिए आप जो सर्वोच्च पद पे उस पर बैठा हुआ इंसान है उसको इमीडिएटली हटाया गया। इमीडिएटली का वर्ड, इमीडिएटली कानून में, कानून के प्रावधान, विधि के शासन में थोड़ा सा समय लगता है। दूसरी बात, हमें बार बार आपसे एक बार निवेदन करके कह रहा हूँ, इसके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि सरकार के जो भी कदम है निश्चित रूप से वो राष्ट्र के अंदर, और राष्ट्र के अंदर क्योंकि जो भावनाएं हैं, जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट आज तैयारी कर रहा है, उसके परिवार की जो समस्याएं हैं, उनकी परिवार की जो चीज़ें हैं, सरकार चाहती है और सरकार की ऐसी इच्छा हमेशा रहती है कि उसमें मिनिमम डैमेज हो। क्योंकि अगर किसी के बच्चे का एग्जाम फेल हो जाता है, कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है, कोई परेशान होता है, कोई री एग्जाम में जाता है, और वो सारे एक्ट, सारे कानून, सारी व्यवस्थाओं के बाद निश्चित रूप से उसको जो मानसिक परेशानी होती है उसकी भरपाई ये देश नहीं कर सकता। उस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार के नियम के अनुसार जो भी सर्वोत्तम कार्रवाई है उनको करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों को धैर्य के साथ खड़े होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कानून पर विश्वास रखना चाहिए। तीसरी बात, ये निश्चित रूप से हो सकता है कि बहुत सी परीक्षाओं को इन्होंने अब जिन नए सिस्टम्स को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि बगल भाई साहब ने कहा कोई कुछ बातें जिन बातों से मैं बहुत एग्री नहीं करता। 24 लाख लोगों की एक बार में परीक्षा कराना, उन परीक्षा कराने में उनकी प्रणाली का बार बार परिवर्तित करना। हमारी प्रणाली परिवर्तित कब हो रही है? हम ये चाहते हैं कि वो और सुसंगत बने, और ट्रांसपेरेंट बने, और लोग उसके यूजर फ्रेंडली बने और निष्पक्ष बने। इसके लिए जो सर्वोत्तम कदम उठाए जा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स में इन लोगों में आप देखिए इतनी बड़ी परीक्षा, मतलब अगर आप 24 करोड़ और अगर परिवार के हिसाब से देखते हैं तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग, और आप 2 करोड़ लोगों को देखते हैं तो 8 से 10 करोड़ लोग जिस परीक्षा से इफेक्ट हुए, उसमें 15-20 लोगों के ब्लैक शिप्स की वजह से ये पूरी प्रणाली कहीं ना कहीं उन्होंने उसमें डेंट किया, नुकसान किया, और देश को एक गलत दिशा में, राष्ट्रीयता की जो वाजपेयी जी, आपको नहीं लगता कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे मामले के तहत पेपर लीक को भी ट्रीट करने की जरूरत है? अब सोचिए ना, पेपर लीक होने के बाद कोई बच्चा डॉक्टर बन गया तो ओटी में तो जान ले लेगा पेशेंट की। अगर जान पे बात बन आएगी तो फिर इसको क्या राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे की तरह ना दिखा जाए? देखिए, इन सारे विचारों को अभी हम लोग इस स्टेज पे लाना, इससे एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं घनश्याम जी, जो संविधान की मूल भावना है, और मूल भावना के बाद भारत में जो संविधान के अंदर सबसे बड़े शब्द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से कहे गए थे, वो इसमें सर्वोत्तम अनुच्छेद हैं कि अगर जो लोग सरकार चला रहे हैं उनकी इच्छा, और बहुत हम कितने भी कानून पास करते हैं, उनकी इच्छा अगर मजबूत है तो निश्चित रूप से अच्छे शासन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अगर इच्छा तो मजबूत है ही, उसी के तहत हम देख पा रहे हैं कि इतने स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स किए जा रहे हैं। आज हमारी जो मजबूती है वो मजबूती ये दिखा रही है कि इतनी इमीडिएट, एक पहली बार जिसमें 10 साल का, आज आप सोचिए ना, आप एक बार गलती कर रहे हैं, एक बार आपको सीबीआई अरेस्ट कर रही है, अरेस्ट करने के बाद आपको 10 साल की जेल होगी, 1 करोड़ का जुर्माना होगा, कंपनी ब्लैकलिस्टेड होंगी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। थोड़ा सा समय दीजिए, इस देश को, ये देश ये देखेगा कि निष्पक्ष परीक्षाओं के लिए भारत का नाम भी सर्वोत्तम कैटेगरी में आएगा। दूसरा मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है, इन सब चीजों के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा आइडियल एग्जाम्पल सेट करना, अभी इस टाइम ये बहुत प्री मैच्योर स्टेज होगी। एक बार पिटिशंस को सुन लेने के बाद हम लोग अगर आते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो बड़े परिणाम की हम उम्मीद कर भी रहे हैं। वाजपेयी जी आप रहिए मेरे साथ, अमित चाना जी भी हैं। चाना सर, असल में इस तरह के पेपर लीक, इस तरह के मसलों के बाद ये बात समझ में आती है कि देखिए, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो आउटसोर्सेस पे चल रही है, सर छात्रों के साथ तो ये क्राइम है। और क्या अब आप जैसे शिक्षाविदों को इसके लिए भी तैयार रहना है कि देखिए, पहले बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है, परीक्षा की तैयारी करानी है, और फिर अगर कुछ हो गया तो फिर उन्हें कोर्ट तक भी लेके जाना है? जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है क्या अमित जी? देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है, परंतु हमें ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि जब भी कोई एग्जामिनेशन होता है उसका मोड क्या है, ऑफलाइन मोड में जा रहा है कि ऑनलाइन मोड में जा रहा है, पेन पेपर से हो रहा है कि आप ऑनलाइन कर रहे हो। पहली चीज़ तो ये।
दूसरा ये है कि जो अभी बात हो रही थी कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो अगर हम लोग उसको देखें तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और आउटसोर्स किया जा रहा है किसी भी एग्जामिनेशन को, तो उस पर विजिलेंस करने की बड़ी ज़रूरत थी कि वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। प्री एग्जामिनेशन लॉजिस्टिक एक चीज़ होती है कि आपका जो एग्जामिनेशन चल रहा है उससे पहले का जो तंत्र है वो कैसे काम करता है, कि आपके पास वो कितना सिक्योर है, कितना उसके लिए आपके पास जो मैन पावर है वो प्रिपेयर्ड है। तो हमारे पास जो इन्विजिलेटर्स हैं या जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो कितने तरह से, कितने अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं, वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या वो ट्रेंड हैं या नहीं हैं इन चीज़ों को लेके। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे यहाँ पे अभी बात हो रही थी किसी चीज़ को लेके कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाई जा सकती हैं इन चीज़ों को लेके। 2010 का एक वाकया है जो बिहार में कहीं किसी पेपर लीक से रिलेटेड 2024 में जाके कन्विक्शन हुआ है उसका, 14 साल। कन्विक्शन रेट बहुत कम है ना? बिल्कुल। परंतु हमें यह देखना बड़ा ज़रूरी है कि जब भी एग्जामिनेशन का सिस्टम आता है तो उसमें छात्र सर्वोपरि है जो उस एग्जामिनेशन में बैठ रहा है, और टीचर का तो ये दायित्व भी है कि वो उस अपने छात्र के साथ ही हमेशा रहे। तो हमारा जो दायित्व एक और बढ़ गया है वो ये भी है कि उसके मोटिवेशन लेवल को कम नहीं होने देना है किसी भी तरह से। पैरेलली गवर्नमेंट के एफर्ट्स है, चाहे हाई लेवल कमिटीज हैं, चाहे अब इतने बड़े जुर्माने की और सजा की बात कर रहे हैं, तो ये तो साफ हो गया कि गवर्नमेंट इस तरह के मसलों को यूं ही नहीं जाने देना चाहती है, और ये उसके लिए पॉलिटिकल इशू भी नहीं है, राजनीति का मुद्दा नहीं है। इन तरह के जो एफर्ट्स है ये कितने प्रासंगिक लगते हैं आपको, कितने फ्रूटफुल हैं सर? देखिए, सरकार अपनी तरफ से बहुत अच्छे कार्य कर रही है। पहला तो एक ये, हाँ बीच में कुछ दिक्कतें आई कुछ समय के लिए जब एक्सेप्ट नहीं किया गया इस चीज को कि लीक हुआ है। समझने में सारी इतनी बड़ी चीजें एकदम से आएंगी तो थोड़ा मुझे लगता है कि सरकार का तंत्र बहुत बड़ा होता है, उसके पास इनपुट आते रहते हैं, लेकिन वो क्या है कि अभी इलेक्शन मोड से निकले हैं तो एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट समटाइम्स हो जाता है, परंतु फिर भी उन्होंने बहुत त्वरित कार्रवाई की है। कोर्ट के सामने ये चीज़ें पहुंच चुकी हैं, अब देखते हैं कि कोर्ट उस पर क्या निर्णय लेता है, क्या करता है। लेकिन सरकार जो भी कर रही है, हमें लगता है कि एनटीए को भंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जैसे आपने बताया कि 25 करोड़ का सिर्फ बजट है, तो एजुकेशन पे वैसे ही बजट कम होता गया है। निरंतर रूप से एजुकेशन पे हमारे यहाँ पे फोकस थोड़ा कम है, बहुत सारी रिक्तियाँ हैं, आपके पास ट्रेंड लोग नहीं हैं जो कंडक्ट कर पाएँ। आप बेस लिस्ट बनाते हैं जब एग्जामिनेशन सेंटर्स को लेके आते हैं, 4750 के करीब एग्जामिनेशन सेंटर्स थे जो आपके नीट एग्ज़ाम के लिए शायद एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था। वो कितने उनके पास इंफ्रा है, इसको देखा गया नहीं देखा गया, फिर वहाँ तक पेपर किस तरह से आप पहुँचा रहे हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इस पे काम करने की आवश्यकता है, बजट ज़रूर बढ़ाया जाना चाहिए। उसके साथ साथ ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पेनलाइज करने की भी आवश्यकता है। दंड जो अभी हमारे एडवोकेट सहयोगी बता रहे थे कि 1 करोड़ तक का दंड होगा या 4 साल तक वो ब्लैक लिस्ट कर देगा, तो ब्लैक लिस्ट आपने एक कंपनी को किया वो किसी दूसरे नाम से आ जाएगी, ये भी हम देखते रहे हैं। तो उस पर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है इन चीजों को लेकर। ठीक है, तो कुछ अलग परिणाम भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से कोशिश ही ना की जाएगी, थोड़ा अजीब होगा। लेकिन सरकार कह रही है कि 0.1% भी अगर कोई दोषी है तो फिर उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले को बेहद संजीदगी के साथ आगे ले जाने का काम सरकार कर रही है, और सरकार मुतमईन है कि किसी के साथ किसी तरह का कोई अन्याय नहीं होगा, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आगे पड़ाव में सोल्यूशन की बात, रहिएगा हमारे साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव
सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो आज सच के साथ में बात हो रही है छात्रों की, उनके भविष्य की, शिक्षा प्रणाली की और उसकी खोई हुई साख को लौटाने के सरकार के प्रयासों की, जो वृहद तौर पे अब दिखाई देने लगे हैं। सभी खास सवाल लगा था मेरे साथ बने हुए अमित मेरे साथ हैं, स्टूडेंट हैं। तो अमित, दुनिया का सबसे युवा देश और उस युवा देश के युवाओं के भविष्य पे जो संकट है उसको लेके अब अलग अलग तरह की स्टेटमेंट भी आ रही है, पॉलिटिक्स भी हो रही है। छात्र इस तरह की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं जो उनको लेकर पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, विपक्ष कर रहा है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब देश में लाखों छात्र इस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं, ऐसे में तमाम लोग अपनी नकारात्मक राजनीति को चमकाने या हवा देने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। हम छात्रों को, या मैं तो विशेष तौर पे सरकार पे हमें भरोसा है, और सरकार ने जिस तात्कालिकता के तौर पे जो कदम उठाए हैं, भारत सरकार ने 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना, उससे आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 करोड़ तक का और जुर्माना और पूरे आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान करके जो कानून लाई है, इसके बाद मुझे लगता है कि इस तरह का जो गतिविधि है वो रुकेगा। और हम सरकार के नीतियों पर भरोसा है हमको कि वो सरकार इस तरह की सुविधा या व्यवस्था उपलब्ध करा पाएगी छात्रों को, जिससे कि त्रुटि विहीन निष्पक्ष परीक्षा संभव हो पाएगा। इसके साथ ही मेरा 3-4 रिकमेंडेशन रहेगा एनटीए को कि एनटीए जिस तरह से बिना किसी प्री प्लानिंग या कोई बिना डेट के कभी भी एग्ज़ाम डेट निकाल दिया, लॉगिन कर रहे हैं तो 2 घंटे बाद लॉगिन हो रहा है, या जो एडमिट कार्ड दे रहा है वो 1 दिन पहले दे रहा है, एडमिट कार्ड का लोकेशन बदल दे रहा है, तो ये सब चीज़ को रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही 3-4 चीज़ें ये करा जा सकता है कि यूपीएससी के तर्ज पर एक पूरे ईयर का एक कैलेंडर जारी किया जाए कि कब एग्ज़ाम कब होना है, कब किसका फॉर्म आएगा, कब उसका एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्ज़ाम होना है। तो एक यूपीएससी के तर्ज पर पूरे साल का परीक्षा कैलेंडर निकाला जाए। दूसरा ये कि उसी से जुड़ा हुआ कि कब एग्ज़ाम कौन सा करवाना है, उसके दूसरे एग्ज़ाम के बीच कितना गैप देना है कि ताकि एग्ज़ाम और एडमिट कार्ड के बीच में, कि ताकि छात्र वहाँ पहुँच सकें, उनको पहुँचने में सुविधा हो। तीसरा ये चीज़ है कि स्किल्ड वर्कफोर्स लगाए जाएं, ताकि और जो ब्लैक लिस्टेड है पहले से उसकी हिस्ट्री चेक किया जाए और ऐसे उसको सेंटर ना अलर्ट किया जाए। कुछ इस तरह की रिकमेंडेशन भी चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, लेकिन एनटीए को भंग कर दें इस तरह के पक्ष में फिलहाल यहाँ पे अमित नजर नहीं आते। उपाध्याय जी मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उपाध्याय सर, ये पेपर लीक पॉलिटिकल लीक हो गया है क्या? हर पार्टी अपने अपने तरीके से कोशिश कर रही है, सरकार अपनी संवेदनशीलता दिखा रही है, लेकिन बावजूद इसके हम हाउस में देख रहे हैं कि कोई चर्चा को तैयार नहीं है, और सरकार चाहती है कि चर्चा हो। खुद शिक्षा मंत्री कह चुके हैं, देखिए चर्चा करिए, हम बातचीत का जवाब देंगे। राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं कि छात्रों के नाम पे सर? नहीं, अब इसको तो ऐसे नहीं कहा सकता कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही। देखिए, जब ये राजनीतिक मुद्दा बना तभी सरकार ने इस पर कार्रवाई भी की। ये भी विचारणीय प्रश्न है कि अगर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता तो शायद इस तरीके की कार्रवाई भी नहीं होती। सरकार जागी, फिर मतलब नींद से जागी, उसे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है और ये राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। असल में देखिए, राजनीति जो है वो अच्छी चीज़ भी और बुरी चीज़ भी, लेकिन हमारा जीवन जो है उसका एक पल राजनीति से ही संचालित होता है। नहीं सर, हाउस में अगर शोर मचा देंगे, सुनने को तैयार नहीं होंगे, पीएम के आते ही बौखलाहट शुरू कर देंगे, कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। आप सवाल करिए, जवाब देने के लिए सरकार तैयार है ना सर। सड़क पे जो मुद्दा आप उठा रहे हैं उसको सदन में अगर उठाने की बारी आ रही है तो फिर वो शोर शराबे में जाया करना राजनीति नहीं है क्या सर?
नहीं, उस पर तो देखिए लोकसभा में जिस तरीके की चर्चा हुई और लोकसभा में फिर ये जो रक्षा मंत्री उनकी तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद इस पर चर्चा होगी, और उसके बाद वो चर्चा लोकसभा में फिर नहीं हो पाई क्योंकि वो सत्र स्थगित कर दिया गया। तो अब वो अचानक सत्र स्थगित हो गया या पहले से था, अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन सदन में चर्चा होनी चाहिए। निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष को भी चर्चा करनी चाहिए और विपक्ष को भी चर्चा करनी चाहिए और एकजुट होकर के चर्चा करनी चाहिए, चूंकि ये किसी राजनीतिक दल का मसला नहीं है, छात्रों का मसला है, देश के भविष्य का मसला है। राजनीति का मुद्दा नहीं है ना। हमें तो याद है सर, कांग्रेस की सरकार जब अशोक गहलोत साहब सीएम थे तो वहां पे भी एक ऐसा ही मामला सामने आया और पता चला कि जो बोर्ड मेंबर है जिसको सरकार ने अपॉइंट किया था उस पे इल्जाम लग गए, उस पे आरोप लग गया। तो पहली बार तो ऐसा नहीं हो रहा कि सरकार को अब घेर लेंगे, इस पे सब कुछ कर लेंगे। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बता रहा हूं कि इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए, राजनीति ना की जाए इस पे। जैसे आप भी कह रहे हैं, ये छात्रों की बात है। ये निश्चित तौर पर छात्रों की बात है और राजनीतिक कारण उसका होना भी नहीं चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि छात्रों की कोई मांग उठा करके किसी राजनीतिक दल को कोई फायदा हो जाएगा। मान लीजिए अगर राहुल गांधी ने इस सवाल को उठाया तो ऐसा नहीं है कि 25 लाख छात्र जो हैं वो सब उठा करके राहुल गांधी को वोट देने लग जाएंगे। ऐसा नहीं हो, ऐसा भी नहीं है कि सारे छात्रों ने वोट दिया हो कांग्रेस को या सारे छात्रों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया हो। सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा होती है, अपने अपने मुद्दे होते हैं, उन पर लोग वोट देते हैं और ऐसे मसलों से वोट बैंक बनता भी नहीं है। लेकिन अगर ये मसले सदन में नहीं उठेंगे तो फिर इन पर चर्चा भी नहीं होगी। देखिए वैसे भी शिक्षा जो समवर्ती सूची में, यानी वो केंद्रीय विषय नहीं है, वो केंद्र और राज्य दोनों का विषय है। तो इस पे केंद्र और राज्य दोनों को होना चाहिए। एनटीए की अवधारणा जो मुझे लगता है वो समवर्ती सूची का जो विषय है उसका शायद थोड़ा सा उल्लंघन करती है और जो संघात्मक विषय हैं उनका थोड़ा सा उल्लंघन सा एक तरीके का है। तो अब ये बहुत सारे विषय इन पे बहस के हो सकते हैं कि एनटीए क्या है, किस तरीके की उसकी कार्यप्रणाली है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, राज्यों के अपने अपने सवाल हैं कि किस राज्य का छात्र है, उसकी क्या आर्थिक पृष्ठभूमि है, क्या उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि है। अब वो देहात से निकल करके कोई आ रहा है, जैसे मान लीजिए बलरामपुर से निकल करके आ रहा है और दिल्ली से कोई पढ़ा हुआ आ रहा है मान लीजिए, तो उसके दोनों की पृष्ठभूमि में अंतर होगा। तो आप उन दोनों को एक साथ ले आके खड़ा कर देंगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत होगा। और देखिए हो क्या रहा है कि इस तरीके की जो परीक्षाओं में अनियमितताएं पाई जा रही हैं उसका देश को नुकसान ये हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि विदेशों में जाकर के भारतीय छात्र जो वो ज़्यादा जाके शिक्षा ले रहे हैं। अब यूक्रेन की एक तरीके से समझिए कि अर्थव्यवस्था बहुत सी जो है वो हमारे छात्रों पे ही थी कि यहाँ से लोग जो है वो डॉक्टरी करने के लिए जा रहे हैं या रूस में जा रहे हैं। तो ये बाहर जो विदेशों को मतलब जो संपदा हमारे यहाँ होनी चाहिए और यहाँ होना चाहिए वो दूसरे देश उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये असल में राजनीति का विषय उस तरीके से नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, लेकिन राजनीति का विषय इस तरीके से है कि हमारे छात्रों का भविष्य क्या होगा और हमारे देश को आगे चल करके इससे क्या नुकसान और फायदे होंगे। यहाँ जो मेधा तैयार होगी वो जाहिर सी बात है कि उसमें कहीं ना कहीं भारत के प्रति प्रेम रहेगा और जो विदेश से पढ़ करके आएगा तो वो सोचेगा कि हम तो पढ़ के ही विदेश से आए, तो यहाँ से छात्रों की बात करते वक्त ये ना गिनाएं कि 5 साल में कितने पर्चे लीक हुए, तो फिर ये बताया जाएगा कि पिछले 70 सालों में किसके पर्चे किस राज्य में किसकी सरकार में हुए, वो भी देश जानता है सर, उसका आंकड़ा भी बहुत बड़ा है, तो जवाब तो वहां भी दिया जाएगा। लेकिन इससे अलहदा बात सिर्फ छात्रों की। सर आप रहिए मेरे साथ, वाजपेयी जी भी मेरे साथ हैं। तो वाजपेयी जी, जिस तरह से अब सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम अधिसूचित किया गया है और कानून बनने की रहा, इसके बीच का जो गैप है सर, ये कितने समय में कितनी रफ्तार के साथ किस तरह से हमें भरना होगा जिससे जल्द से जल्द छात्रों के साथ न्याय हो सके? घनश्याम जी और उपाध्याय जी दोनों की बातों से मैं बहुत रूप से बहुत देखने के बाद मुझे ये बात समझ में बहुत साफ साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ कि आज की जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देश के हित की जो बात आ रही है, दोनों कानून बन चुके हैं, कानून पे जो सार्वगर्भित बहस की बात हो रही है और सरकार अगर उसके लिए तैयार है तो अब अपोजिशन को उसके बहस के लिए तैयार होकर ये कहना चाहिए साहब ये 15 पॉइंट जिस पे मैं एग्री नहीं करता हूँ, इन पॉइंट्सों को और मजबूती से रखा जाए, इन सुधारों को और मजबूती से रखा जाए, मेरी रिकमेंडेशंस को और मजबूती से रखा जाए। क्योंकि जो छात्र है, हो सकता है वो किसी बड़े बड़े राजनेता का छात्र हो, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का छात्र हो, किसी न्यायाधीश न्यायमूर्ति का छात्र हो, और उसको एक नए क्षेत्र में कैरियर बनाना है, तो निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी, सर्वोत्तम व्यवस्था क्या हो सकती है, उस व्यवस्था के बाद क्या सर्वोत्तम पनिशमेंट हो सकता है, ये निश्चित रूप से विषय बहुत ही निकट भविष्य में नहीं, इमीडिएट जब कमेटी आपके पास सामने है, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, इन सब में डिस्कशन करके हम यथाशीघ्र इससे बाहर निकले और एक देश को समुचित और सबसे अच्छी व्यवस्था देने का मौका हमें नहीं गंवाना चाहिए आज। और यही कोशिश सरकार लगातार कर रही है। बिल्कुल। अमित सर, लास्ट समय आप ही के पास में आ रहा हूं सर, छात्रों को मोटिवेट करना, उनकी साइकी के हिसाब से ये बताना कि देखिए इस स्थिति से अब ऐसे गुजरना है। सर इन दिनों छात्रों से मिल भी रहे होंगे आप, तो किस तरह का टास्क अब स्टूडेंट्स के साथ साथ अध्यापकों के सामने भी आ गया है? देखिए मैंने पहले भी बताया कि 2 तरह के छात्र हैं। पहला ये जो ये चाहता है कि
री एग्ज़ाम हो और दूसरा वो छात्र है जो ये नहीं चाहता है कि री एग्ज़ाम हो। सो दोनों की मनस्थिति अलग है और दोनों को अलग से ही देखना पड़ता है। समस्या जो सबसे बड़ी ये है वो ये कि ये जो छात्र जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं ये 18 साल या उससे कम उम्र के छात्र। सो भी मान के चलें कि बच्चे ही हैं और उन पे बहुत सारी उम्मीदें हैं उनके परिवार वालों की। कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो थोड़े ज़्यादा उम्र के हैं, जिनके दूसरा अटेम्प्ट है, चौथा अटेम्प्ट है, इस तरह का है, तो उनके साथ दिक्कतें कुछ और तरह की हैं। वो ये दिक्कत है कि उनके पेरेंट्स का ये मानना है कि अब और नहीं दिलवा सकते अटेम्प्ट, हार गए हैं, इतना ही था जितना लगा दिया, 2 बच्चे और हैं, अब उनकी भी पढ़ाई लिखाई देखनी है। कुछ ऐसे छात्र हैं जो कोचिंग्स ले रहे हैं, कोचिंग ख़त्म हो चुकी है, एग्ज़ाम दे चुके हैं, कुछ ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि अच्छा रैंक ना मिले, ड्रॉप करें, अगले साल फिर मूव करें। लेकिन इस तरह की व्यवस्थाओं ने उनको थोड़ा तोड़ दिया है, क्योंकि पेरेंट्स जो जहाँ से उनको उनकी फीस जाएगी वो भी ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये कार्य किया जाए। तो ये सबसे बड़ी दिक्कतें हैं जो हम लोग देख पा रहे हैं अभिभावकों में और छात्रों में। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो सरकार कार्य कर रही है और जिस तरह की वो कोशिशें जारी कर रही है, थोड़ा सुधार तो होगा ही और होना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा तो हमारा एक बेस है और ऐसा ना हो कि इस वजह से हमारी डिग्रीज का डिवैल्यूएशन हो जाए ग्लोबल सेक्टर में। ठीक है, तो बड़े लेवल पे बड़े प्रयास किए जा रहे हैं और उन प्रयासों के बड़े परिणाम की हम उम्मीद भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर सरकार के इन कदमों से इतर आपके भविष्य पे एक बड़ी जो चिंता की लकीर है उसको दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है और वही कोशिश हमारी भी थी कि इस चर्चा के दौरान आपको बताया जाए, समझाया जाए कि सरकार अपनी बातों को लेकर प्रतिबद्ध है। एक टाइम बॉन्डिंग सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें बातों को घुमाया नहीं जाएगा, बताया जाएगा तय समय पर कि उस हाई लेवल मीटिंग का, उस हाई लेवल कमेटी का चर्चा के दौरान क्या निष्कर्ष निकला। और सरकार लगातार अश्योर कर रही है सभी स्टूडेंट्स को कि उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा। उनके अभिभावकों के साथ, उनके साथ सरकार हमेशा खड़ी हुई है और हम भी हमेशा आपके साथ हैं। हर मंगलवार गुरुवार सच के साथ की खास पाठशाला आपके लिए हम लेके आते हैं। अगली मुलाकात मंगलवार को सच के साथ के नए अंक के साथ। फिलहाल नमस्कार। चारों तरफ से घेर लो, कोई आगे भाग न पाए। हर कारतूस और हर गोले पर एक एक अंग्रेजी हुक्मरान का नाम लिखा जाएगा। हेलो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओह नो, वो देखो बागी भाग रहे हैं। मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। दूरदर्शन पर हर वीकेंड देखिए एक से बढ़कर एक प्रोग्राम। शनिवार और रविवार सुबह 8 बजे सदा बहार रंगोली। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे। रविवार सुबह 11 बजे फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां, भारत है हम। कहाँ है रानी वेलुनाचिया? सारे घरों की तलाशी लो, किसी को भी छोड़ना मत। शनिवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सरदार पटेल की महान गाथा, सरदार द गेम चेंजर। इनकार करता हूं मैं हिंदुस्तान में शामिल होने से। इधर किसी भी तरह का तमाशा मत करो, चलो पीछे चलो। शनिवार और रविवार शाम 7 बजे देश का पहला फोक रियलिटी शो भारत का अमृत कलश। इन बेहतरीन प्रोग्राम्स के साथ बिताइए अपना हर वीकेंड सिर्फ दूरदर्शन के साथ। वीकेंड विद दूरदर्शन। योर मैजेस्टी, ब्रिटिश कंपनी सरकार की ओर से आपके लिए फरमान है।
सिवा गंगाई के लोग आपके गुलाम नहीं है जो आपको लगान देंगे। अंग्रेज आपकी जान लेने यहाँ आ रहे हैं। आप छिन्ना और पेरिया के साथ सिवा गंगाई से तुरंत चले जाइए। कहाँ है रानी वेलु नाचियार? पलक झपकते ही अंग्रेजों ने रानी वेलु नाचियार का राज्य छीन लिया। गोली चलाओ। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।